आप लोग नहीं ना ज्वाइन हुए हैं, आप लोग यहीं से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का सब्जेक्ट्स का नाम क्या है? डीबीएमएस। थोड़ा बड़ा अभी नोट्स ये करेंगे, अभी इधर ध्यान दीजिए, है ना। उस समय पढ़ाएंगे, बताएंगे नोट्स के बारे में। तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब कि बेसिक चीज इसमें हम लोग समझेंगे कि डेटा क्या है, ठीक है। तो आप डेटा के बारे में सब कुछ सुने होंगे, जाने या ना जाने, उसको डिफाइन करे या ना करे, बट ये जानते होंगे कि व्हाट इज डेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। डेटा इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पर किस तरह की एंटिटी हो, स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा क्या होगा? स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होगा? आपका नेम, रोल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, या फिर आपका एड्रेस, है ना। ये सब क्या हो गया? आपको डेटा हो गया। यानी कोई भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। आप ऐसे भी सुने होंगे डेटा एंट्री करना, है ना। तो डेटा एंट्री करना का मतलब क्या है कि जैसे सारे वोटर्स हैं, अब उस सारे वोटर के इंफॉर्मेशन को आपको सिस्टम में क्या करना है? एंट्री करना है। वो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटा एंट्री करना। बेसिकली डेटा एंट्री हम लोग करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? एक्सेल का। किसका यूज करते हैं? एक्सेल का। क्योंकि एक्सेल एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट देता है जहां पर आप डेटा को क्या कर सकते हैं? आसानी से एंट्री कर सकते हैं। उसमें हम लोग किस तरह एंट्री करते हैं? कॉलम वाइज एंड रो वाइज होता है ना। कॉलम एंड रोज बना होता है। एक हेडिंग दे देते हैं, एक हेडिंग ये दे दिए कि स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट रिलेटेड डिटेल्स। उसमें आप एक आईडी का कॉलम, नेम का कॉलम, है ना, फादर नेम, सो ऑन, जिस तरह के इंफॉर्मेशन होगा वो सारा हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो डेटा आपको समझ में आ गया, ठीक है। टीचर्स, टीचर से रिलेटेड डेटा, तो ये आपका क्या है? डेटा है, जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं? फिट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कि डेटा तो समझ गए। अब आता है डेटा के बाद क्या आता है? डेटाबेस। क्या आता है? डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस भी आपने बहुत सारा सुना होगा कि फलाने चीज का डेटाबेस लाओ, इस चीज का डेटाबेस लाओ, है ना। तो आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। बट इसमें दो वर्ड और जोड़ना होगा, है ना। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन एंड रिलेटेड कलेक्शन। ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड कलेक्शन। जैसे तैसे अगर हम लोग एक साथ डेटा को कलेक्ट कर देंगे तो वो डेटाबेस नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड वे में कहने का मतलब क्या होना चाहिए? वही एक्सेल वाला फॉर्मेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या हो आपको? रोज एंड कॉलम। ऐसी नहीं कि जहां तहां आप लिख दिए वो डेटाबेस हो गया, वो डेटाबेस नहीं ना होगा। जैसे आपने डायरी उठाया या कंप्यूटर में भी वर्ड खुला और कहीं कहीं टाइप कर दिए तो वो डेटाबेस नहीं हो गया स्टूडेंट का। हम बोले कि इस पूरे बैच के स्टूडेंट को डेटा को एक जगह स्टोर करो, तो आप उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे ना, स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे ना। ऐसा नहीं ना है कि कहीं पर भी आप क्या कर लें कि डेटा को एंट्री करें और ऐसे लिखते चले जाएंगे फलाने का रोल नंबर, क्लास में आना है तो जब क्लास हो ना तो ऐसे ही आ जाया करो, जरूरी नहीं है मे आई कम इन सर बोलना, क्योंकि वीडियो चलते रहता है। जब लेट है तो ऐसे ही आके और आप आराम से बैठ के और सुनिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। और ऑर्गेनाइज्ड वे में होने का तरीका क्या है कि आपका टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप जो फॉर्मेट देख रहे हैं ये फॉर्मेट। और रिलेटेड,
ये हो गया आपका, ये इस तरह से चीजें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज अगर स्टूडेंट का बना रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, आईडी, यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी। अब फर्स्ट स्टूडेंट का आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये ऑर्गेनाइज्ड है। और ऑर्गेनाइज्ड बनाने का पर्पस क्या है, बाद में हम लोग इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं, इजिली एडिट कर सकते हैं, इजिली अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब काम को आसान करने के लिए हमको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का मतलब है कि उसको टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप जहीं तहीं लिख देंगे कि रोल नंबर 101 यहाँ पर है, उसका नाम यहाँ पर है ना, उसका फिर रोल नंबर 2, रोल नंबर 102 यहाँ पर है, तो इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में को हम लोग डेटाबेस नहीं कहेंगे। दूसरा, रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड कहने का मतलब क्या होगा कि अगर हम डेटाबेस बनाए हैं, तो सपोज स्टूडेंट का बनाए हैं, तो स्टूडेंट इस बैच का स्टूडेंट का बनाए तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही उसमें डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें टीचर का भी डाल दिए, उसमें सपोर्टिंग स्टाफ को भी डाल दिए, तो ये डेटाबेस नहीं ना होगा। जैसे आप सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रेलवे रिजर्वेशन का पूरा डेटाबेस है, उसका भी तो डेटाबेस बन रहा होगा ना। कौन कौन लोग रिजर्वेशन कराया, उनका पीएनआर नंबर क्या है, उनका सीरियल नंबर क्या है, उनका कहाँ से कहाँ सोर्स है, कहाँ से कहाँ डेस्टिनेशन, ये सब डेटाबेस होगा ना। अब रेलवे का डेटाबेस बना हुआ है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस का भी डेटाबेस एक साथ, रेलवे का अलग होगा और पासपोर्ट ऑफिस का अलग होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और रिलेटेड, तो ये क्या हो गया, डेटाबेस। क्लियर है ना, ये वर्ड से पहले भी आप जानते होंगे। अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। पहले आपने डेटा डाला, उसके बाद डेटाबेस जाना, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब ये बोले कि हमको इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, इस पूरे कोर्स में जो डीबीएमएस का कोर्स है, उस पूरे कोर्स में आपको डेटा पर ही काम करना है। यानी कि डेटाबेस आपको क्या करना है, बनाना है, और डेटाबेस पर क्या करना है, काम करना है। क्योंकि बनाने के बाद उस पर काम करते हैं ना। सपोज हम पूरे इस कॉलेज के डेटाबेस को बना दिया, वही आईडी, रोल नंबर, नेम सारे बना दिया। अब बनाने के बाद सपोज किसी को हमको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। कोई बच्चा आया, कहा कि सर मेरा मोबाइल नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया है, डेटाबेस में जाइए और मेरा मोबाइल नंबर क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, या एड्रेस चेंज कर दीजिए, एड्रेस मेरा अब चेंज हो चुका है। या अगर फी का कॉलम है तो फी अगर कुछ उसने दिया तो फी के कॉलम को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अगर टीचर का डेटाबेस है तो टीचर के सैलरी अगर इंक्रीमेंट होगा तो उसके पूरे सैलरी टेबल को क्या, सैलरी कॉलम को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस एक बार बना देने के बाद उस पे हम लोग फर्दर वर्क भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए। तो अब ये समझेंगे कि डेटाबेस पर बेसिकली हम लोग 5 काम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं डेटाबेस बनाने के बाद, 5 काम कर सकते हैं। 3 तो बेसिक है, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट। 3 काम है ना बेसिक, क्रिएट करना डेटाबेस को। अब डेटाबेस जब आप क्रिएट कर दिए, उसके बाद उसको क्या करना है, अपडेट करना है, क्योंकि एक बार बन गया वो जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए वही रहे, है ना, किसी का नाम चेंज। उसके बाद डिलीट करना, डेटाबेस में हमने डेटा बना दिया, उसको डिलीट भी करना है। स्टूडेंट आए, स्टूडेंट पर्टिकुलर बैच का बनाया, स्टूडेंट छोड़ दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका डेटाबेस में से नाम क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो ये 3 काम तो हम लोग करेंगे। 2 और काम क्या हो सकता है कि डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना और डेटाबेस को सिक्योर रखना, ये भी जरूरी है। 2 काम, रिट्रीव करना मतलब क्या, डेटाबेस बन गया है, सिर्फ हमको, बाय द वे हमने 10,000 स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया हुआ, 10,000 उसमें स्टूडेंट, लेकिन कभी हमको उसको रिट्रीव करके देखना है किसी पर्पज से। क्या देखना है, ना उसमें अपडेट करना, ना उस पर डिलीट करना, सिर्फ देखना है। हम देखना चाहते हैं कि अगर बिहार का हो तो हमारे यहाँ सब में तो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा डेटाबेस में कि फलाने स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट ये है। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
रिट्रीवेशन ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस से रिकॉर्ड को क्या करना, रिट्रीव करना। समझ गए? तो सिर्फ मुजफ्फरपुर वाले भी स्टूडेंट को क्या करेगा, दिखाएगा। बाकी 10,000 में से 20, 25, 100 जितना भी मुजफ्फरपुर वाला वही दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, रिट्रीवेशन हो गया। जिनका सैलरी टीचर का डेटाबेस है, जिनका सैलरी 50,000 से ऊपर है उनका दिखाओ, जो 50,000 से ऊपर है उनका सिर्फ दिखाएगा। हमको देखना है कि कौन कौन है इसमें, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एक्सेशन ऑफ डेटाबेस, रिट्रीवेशन ऑफ डेटाबेस। समझ रहे हैं पॉइंट को? और लास्ट क्या हो गया, सिक्योरिटी। क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी, क्योंकि डेटाबेस को सिक्योर भी करना उतना ही जरूरी है। यानी कि कोई डेटाबेस से अनऑथोराइज्ड एक्सेशन नहीं, क्योंकि अनऑथोराइज्ड एक्सेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी डेटाबेस में जाके चेंज कर देगा, सैलरी किसी को चेंज कर देगा, और उसी डेटाबेस पर सारा काम होना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटाबेस बना हुआ है तो उसी डेटाबेस पर सारा काम हो रहा है ना। स्टूडेंट है आपका भी पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा, आपको मोबाइल नंबर ही चेंज कर देगा, मैसेज भेजना है कुछ और चला जाएगा, क्योंकि हमको मैसेज बल्क में भेजना है तो हम आपका मोबाइल नंबर कहाँ से उठाएंगे, डेटाबेस से उठाएंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी होना चाहिए। यानी कि एक तरह से 5 टास्क हमने दिया डेटाबेस पर, क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, एक्सेशन एंड सिक्योरिटी। इतना काम हम लोग डेटाबेस पर करेंगे, बस यही काम पूरे कोर्स में, पूरे सब्जेक्ट में आप इतना ही काम करेंगे। क्लियर है? अब ये सब काम करने के लिए आपके सिस्टम में कहाँ ये सब काम करेंगे, डेटाबेस कहाँ बनाएंगे आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम में बनाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक्सेल। MS क्या होगा, एक्सेल। एक्सेल। वही बात बोल रहे हैं कि जैसे हमको ये सारा काम करने के लिए आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसी सॉफ्टवेयर पर हम ये सारा काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, अब उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं DBMS। क्या कहते हैं, DBMS। ठीक है, यानी कि अगर आपको DBMS को डिफाइन करना होगा तो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर which is used to create, update, delete, access and secure the database। यानी डेटाबेस पर जो भी काम करना है उसके लिए कौन काम करेगा, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में DBMS सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और यही चीज आपको पढ़ना है। क्लियर है, समझ गए? अब इसमें क्या है कि DBMS सॉफ्टवेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक तो आपके दिमाग में आया कि DBMS सॉफ्टवेयर, अगर मैं आपसे पूछूं कि DBMS सॉफ्टवेयर क्या होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर DBMS के अंतर्गत आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है ना, जैसे पैकेजिंग सॉफ्टवेयर आता है जिसमें MS ऑफिस आता है, DBMS सॉफ्टवेयर आ गया। तो DBMS सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, कब आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग यहाँ पर एक्सेल पढ़ना सीखेंगे, यही ना, क्योंकि एक्सेल में ही हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। एक्सेल तो लगभग तकरीबन सारे लोग एक्सेल पर काम किए हैं कुछ, है ना। एक्सेल में आप लोग इस तरह बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सेल का यूज नहीं करेंगे, एक्सेल के थ्रू हम लोग डेटाबेस नहीं बनाएंगे। एक्सेल इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर। हम लोग किसका यूज करेंगे, DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, और DBMS सॉफ्टवेयर में आपका आ जाता है, कौन कौन आ जाता है, ऑरेकल। क्या बोले, ऑरेकल नाम सुना है आप लोगों ने, तो कुछ लोग नहीं सुने होंगे तो ठीक है, ये सुनते जाएंगे। ऑरेकल आ जाता है, माई सिक्वेल आ जाता है, सिक्वेल सर्वर आ जाता है, DB2 आ जाता है ना, MS एक्सेस आ जाता है, एक्सेस आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारा बहुत सारा मार्केट में DBMS सॉफ्टवेयर है ना। जैसे बहुत सारा मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो आप बारी बारी से सीखते हो ना, उसी तरह मार्केट में बहुत सारा DBMS लैंग्वेज है, और उसी DBMS लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को सिलेबस में क्या है, ऑरेकल। क्या है, ऑरेकल।
क्लियर है? यानी कि हम लोग क्या सीखेंगे, कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सीखेंगे, ऑरेकल। यानी सारा काम डेटाबेस से रिलेटेड, चाहे जो भी 5 काम बताएं, वो सारा काम हम लोग ऑरेकल पर करेंगे। क्या? ऑरेकल छोड़ के किसी पर भी आप स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, लेकिन एज पर हम लोग को सिलेबस जो है हमारे, उस क्या है, ऑरेकल पर। अब ये बता रहे हैं, एक लेट मी कंप्लीट, अब ये बता रहे हैं कि सर ऑरेकल होगा, तो अगर मुझे मार्केट में मिल जाएगा एमएस एक्सेस या मिल जाएगा SQL सर्वर, मार्केट तो खुला हुआ है, कहीं पर भी काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि कैसे आप काम करेंगे, है ना। हो सकता है आपको 3rd ईयर में दूसरा भी है, SQL सर्वर भी है, लेकिन सारे डेटाबेसेस तो आप नहीं सीख सकते हैं। लेकिन मार्केट तो ओपन है, चीजों को समझना होगा कि हम 1st ईयर में मेरे को मिल रहा है ऑरेकल और 3rd ईयर में जाके मिल रहा है SQL सर्वर, तो हमने 2 ही सीखा। और अगर हम कहीं काम करने चले गए वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो उसमें यूज हो रहा है क्या, माई सिक्वल। SQL होता है लेकिन उसको बोलते क्या है, सिक्वल, माई सिक्वल यूज हो रहा है, या कहीं DBT यूज हो रहा है, तब कहेंगे सर वो तो मैंने सीखा ही नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सारा लगभग क्या है, सेम है, थोड़ा सा सिंटैक्स क्या होता है, अलग होता है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपने बाइक सीखा, पैशन प्रो चलाना, ठीक है। अगर आपको साइन मिल जाएगा तो फिर से वही तत्परता से सीखेंगे, पहले से जानते हैं ना आप, काम तो वही करेगा। आपने पैशन प्रो नहीं सीखा था, आपने सीखा था क्या, गियर शिफ्टिंग, एक्सेलरेटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या सीखेगा था, ब्रेक, क्लच, बैलेंसिंग, ये सीखा था, है ना। अब आपने क्या किया कि अगर आपको मिल जाता है, साइन मिल जाता है, या सपोज पल्सर या KTM भी मिल जाता है, तो हार्डली आपको कितना लगेगा, आधे घंटे समझने के लगेगा, थोड़ा सा बैलेंसिंग में गड़बड़ाएगा, 3 दिन में आपको उसमें भी क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, ले लेंगे तो, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि अब हम पैशन प्रो चला रहे थे, अब हमको मन हो गया KTM लेने के, अब क्या करेंगे, फिर से हमको पैर हाथ छिल जाएगा, फिर 1 मंथ मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर ऑरेकल सीखे हुए हैं, मार्केट में अगर आपको काम मिल गया माई सिक्वल पर, कॉन्सेप्ट वही है, वहां भी क्रिएट करना होगा। वो कहेगा कि अच्छा इसमें क्रिएट CREAT लिखने से होता था, उसमें क्रिएट में और वर्ड जोड़ दिए, वो लिखने से हो जाएगा। काम तो वही होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए डोंट वरी कि ये चीज होगा तो ये चीज सीखना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि कंप्यूटर ओपन मार्केट है ना। अगर आप VLC में मूवी चलाए हैं तो दूसरा वीडियो प्लेयर मिल जाएगा तो आप नहीं काम करेंगे, काम करेंगे ना। इसी तरह डेटाबेस में भी है, कोई आप एक चीज मजबूत कर लेंगे, हाँ, जो पहला चीज सीखेंगे आप, उसको आपको तत्परता से और उसको बेस को मजबूत करेंगे, तभी आपको अगला में स्विच करने में, अगला कोई चीज में करने में क्या होगा, आसानी होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कौन सा DBMS, ऑरेकल पढ़ेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं कि एक्सेल हम लोग क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। एक्सेल हम लोग क्यों नहीं, एक्सेल तो और है, बहुत सारा फीचर है, सब चीज उसमें फीचर है, जितना हम बताया उतना फीचर है ना। क्रिएट भी है, अपडेट भी है, डिलीट भी है ना, एक्सेशन भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर भी कर सकते हैं, फोल्डर लॉक लगा सकते हैं, उस सीट को भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, बहुत सारा चीज है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं सीखते हैं एक्सेल, देखिए यहाँ डेटाबेस सीखने का पर्पस क्या है। एक्सेल स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन मतलब क्या, अपने आप में वो यूज होता है। पहले बात को समझिएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। और ये सब भी जितना भी DBMS सॉफ्टवेयर आपको बोल रहे हैं, जैसे ऑरेकल बोल रहे हैं, माई SQL बोल रहे हैं, या SQL सर्वर, ये 3 चीज ज्यादा चलता है ना, ऑरेकल, माई SQL और SQL सर्वर। ये आपको एज ए बैकएंड काम करता है। 2 वर्ड हमने यूज किया है, स्टैंड अलोन, लिखते जाते हैं, चीजों को हम थोड़ा समझाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं नोटपैड खोल देता हूं। एक आपने बोला एक्सेल, ठीक है, ये है स्टैंड अलोन,
ठीक है। अब है एक आपका है ऑरेकल, और आपका क्या है, तीन चीज हमने बोला, माई एसक्यूएल और भी है, और एसक्यूएल सर्वर, और भी बहुत सारा, बट ये आपको ज्यादातर यूज होता है। ये सारे लोग जो हैं वो है आपका यूज्ड एज बैकएंड। ठीक है। अब यूज एज बैकएंड क्या है? सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा। चलिए, सॉफ्टवेयर देखने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मजबूत होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह डीबीएमएस में, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारा तो दुनिया का सीख नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा से सीखे हैं तो दूसरा आप आसानी से कैच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, वेबसाइट सब कोई देखे होंगे। वेबसाइट, कोई भी वेब पेज आप खोलते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए जितना भी आप वेब पेज पर डिजाइन देखते हैं, उसके लिए क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या PHP, ये सब लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक वेबसाइट में दो चीजें होती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। सॉफ्टवेयर में भी होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और बैक एंड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो बैक से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपको बैक एंड हो जाएगा। अब कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ऑनलाइन फॉर्म सारे लोग भरे होंगे, भरते हैं ना? ऑनलाइन फॉर्म खोलते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है? बॉक्सेज मिलता है। क्या क्या बॉक्स मिलता है? टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, रेडियो बटन समझते हैं, ऑप्शन बटन जिसमें मेल और फीमेल होता है ना, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होता है, उसको कहते हैं ऑप्शन बटन। फिर क्या मिलता है? चेक बॉक्स, जिसमें क्या होता है, टिक और अनटिक। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या डिफरेंसेस होता है? नहीं नहीं नहीं, चूज तो दोनों में, चूज करना या टिक मार के चूज करो या फिर पॉइंट देके चूज करो, एक ही चीज होगा ना, या हाथ रख के चूज करो, वो अलग चीज है, चूज करना अलग चीज है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स? रेडियो बटन आपको गोला वाला होता है, और चेक, एक नहीं बताइए गोला वाला होता है और एक स्क्वायर होता है, ये नहीं। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि रेडियो बटन एट द टाइम एक ही सेलेक्टेड होता है, चेक बॉक्स में मोर देन वन सेलेक्टेड होता है। ये होता है फॉर्म बनाने का तरीका। और क्या देखते हैं लास्ट लास्ट में? बटन्स देखते हैं। तीन बटन्स देखते हैं लगभग, बेसिक तीन बटन तो होता ही होता है, सबमिट का, रीसेट का, और क्या होता है, एग्जिट का, कैंसिल का, अलग अलग होता है, बट बेसिक तीन होता है। तो ये सब आप ऑनलाइन फॉर्म देखते हैं। मैं एक ऑनलाइन फॉर्म आपको दिखाता हूं और फिर उसी से समझाता हूं कि कैसे ये काम करता है। चलिए देखिए, यहां ध्यान दीजिए। चलिए, ये ऑनलाइन फॉर्म है, सब लोग देखे होंगे। देखिए, यही आपका क्या है, रेडियो बटन है। एट द टाइम एक ही सेलेक्ट हो गया। और ये चीज क्या होता है, ये भी देखिए रेडियो बटन है, एट द टाइम एक ही सेलेक्ट होगा, हो रहा ना चारों। और इस तरह के चेक बॉक्स तो इसमें है नहीं, लास्ट में एक ही चेक बॉक्स है मेरे ख्याल से, या नहीं भी होगा। और ये होता है किस तरह के बटन? ड्रॉप डाउन। और ये क्या हो गया? टेक्स्ट बॉक्स।
और ये जो लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, लेबल। ये सब फॉर्म जब डिजाइन कीजिएगा ना तो पढ़िएगा इसको। अब देखिए ये चीज आपको बनाया गया है वेबसाइट, ये वेबसाइट ही है ना, ये आप देख रहे हैं, है ना। अब इस वेबसाइट पर ये चीज डिजाइन बनाया गया है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। ठीक है, ये डिजाइन आपको सारा बनता है। अब इसमें जो आप फिल करते हैं सारा डिटेल्स, और फिल करने के बाद आप जब सबमिट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये फिर इसका रिकॉर्ड जाता कहाँ, डेटाबेस। डाटाबेस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, डेटाबेस बोलना है। अब आप BCA के स्टूडेंट है ना, वो नॉर्मल बोलता है डाटा डाल दो, डाटा डाल दो, क्या होता है, डेटा। ठीक है, डेटाबेस में जाता है, क्या बोलता है, डेटाबेस में जाता है। तो वहां पर भी डेटाबेस में जाता है, तो पहले से डेटाबेस क्या किया गया होगा, बना के रखा गया होगा, तभी ना ये सारा किस में जाता होगा, डेटाबेस में। यानी कि वो डेटाबेस में जा रहा है, तो डेटाबेस है जो क्या है, बैकएंड। क्या है वो, बैकएंड, जो कहाँ रहता है, सर्वर पे। कहाँ रहता है, सर्वर पे। क्लियर है। और ये हो गया आपको फ्रंट एंड। तो पूरे इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको फ्रंट एंड का भी नॉलेज होना चाहिए, और किसका नॉलेज होना चाहिए, बैक एंड का। तो फ्रंट एंड तो बता दिए कि बनेगा किससे, और बैक एंड डेटाबेस किससे बनेगा, या तो आप ओरेकल, या SQL सर्वर, या MySQL। जब क्या होता है कि जब हम पूरा वेबसाइट बनाते हैं, तो सपोज इसको मैंने बनाया PHP से, किसके थ्रू बनाया, PHP के थ्रू बनाया। ठीक है, PHP के थ्रू, है ना। और यहाँ पर हमने ये जो डेटाबेस बनाया बैकएंड में, वो किसके थ्रू बनाया, MySQL के थ्रू, ओरेकल के थ्रू भी बना सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ये सब बात की चीजें, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब आप बनाइएगा वेबसाइट तब। अब ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, तब आपको जाके ये क्या बना, वेबसाइट। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपको फ्रंट एंड, और ये हो गया आपको बैक एंड। अब कहिए कि एक्सेल एज ए बैकएंड काम नहीं करता है, बस उसमें अपना बनाइए, अपना रखिए और देखिए, बैकएंड काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हमको डेटाबेस बनाने सीखने का पर्पस इस BCA कोर्स में इसीलिए है, क्योंकि अगर आप आगे जाके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो बिना डेटाबेस के आपको कल्पना नहीं होगा। हाँ, एक सिंपल अगर बनाना चाहते हैं कि सर एक हम सिंपल स्कूल का बनाना चाहते हैं, उसमें कोई नहीं होगा, कुछ भरना उरना नहीं होगा फॉर्म, तो सिंपल बन जाएगा। लेकिन जहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट होगा, कोई ऑनलाइन आपको क्या करना चाहता है, कोई ऑनलाइन इंक्वायरी करना चाहता है, होता है ना, ऑनलाइन इंक्वायरी भी करते हैं ना। कोई भी आप वेबसाइट देखिए स्कूल कॉलेज का, वो ऑनलाइन इंक्वायरी वाला होगा, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो अच्छा दिखेगा क्या। तो एक अच्छा बनाने के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, ठीक है, आपको ये चीज बनाना पड़ता है, और सारा किस में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। तो आपको डेटाबेस जानना जरूरी है, बिना डेटाबेस के काम अभी नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ गए। आप रेलवे रिजर्वेशन में ऑनलाइन टिकट का फॉर्म भरते हैं, वो कहाँ जाता है, डेटाबेस में, उसका डेटाबेस होगा ना। जैसे आपने यहाँ पर भरा, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपने भरा, सपोज यहाँ पर भर रहे जेंडर। ठीक है, अब क्या होगा कि वहां पर आपका डेटाबेस में आपका जेंडर नाम का एक क्या बनाया होगा, कॉलम। ठीक है, उसके बाद आपने भरा नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो नेम ऑफ अप्लीकेंट का क्या होगा, कॉलम होगा। डेटाबेस में तो ऐसे ही बना होगा ना इंटरनली। उसके बाद आपका क्या होगा, फादर नेम। मतलब जितना भी यहाँ पर आप भर रहे हैं, लेबल है, इसको कहते हैं लेबल। फॉर्म की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको लेबल बोलते हैं। जितना भी लेबल होगा उतना ही डेटाबेस में क्या होगा, कॉलम्स होगा। क्या होगा, कॉलम्स होगा। अब जे भी पहला स्टूडेंट सारा डिटेल भरने के बाद सबमिट किया या प्रोसीड किया, पहला स्टूडेंट का आ जाएगा जेंडर, फादर नेम, और उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा सब आ जाएगा। फिर दूसरा स्टूडेंट का आएगा, इस तरह से। क्लियर है। तो डेटाबेस में स्टोर होते जाएगा। अब क्या होगा कि जो इसका प्रोप्राइटर होगा, जो इसको वेबसाइट को देख रहा होगा, जो इसका ऑनर होगा, वो यहां से नहीं देखेगा, वो सीधे कहां जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। तो वो देखेगा, अब वो डेटाबेस में कुछ भी कर सकता है। वो देखेगा मेरे यहाँ फॉर्म सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, एक्सेशन करेगा। कोई अनवांटेड होगा तो उसको डिलीट भी कर देगा।
अगर यहाँ से आप पासवर्ड बदले हैं तो पासवर्ड वो भी आपका चेंज कर देगा। वो तो ऑनर तो आपका कुछ भी कर सकता है ना। एक तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए फैसिलिटी देता है, वो चाहेगा तो आपको पासवर्ड चेंज कर देगा, आप करते रहिए, पासवर्ड नहीं होगा। तो ऑनर के पास आपका सब चीज है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग, और ये काम आपका जो डेटाबेस बनेगा उसी को बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? अब यहाँ पर क्या करना है कि अभी कीजिए सर, अभी तो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, तब सीखेंगे, तब डेटाबेस सीखेंगे, है ना, तभी ना इसको यूज करेंगे। तो अभी आप दोनों चीज को अलग अलग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अलग अलग। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सी पढ़ रहे हैं तो सी अपना अलग पढ़ रहे हैं, उसी तरह आप डेटाबेस पढ़ेंगे, डेटाबेस भी क्या पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे। अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग सीखना है कि कैसे टेबल बनता है, कैसे डेटाबेस बनता है, कैसे पांचों काम उस पर करते हैं, ये सारा चीज सीखेंगे। जब इसमें एक्सपर्टीज हो जाते हैं, जब हमको एक बनाना है, आपको सॉफ्टवेयर या बनाना है वेबसाइट, तब हम लोग दोनों सीखा हुआ रहता है, तब दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। आपका एक वेबसाइट या फिर क्या बन जाता है, ये सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ये पर्पस है आपको डेटाबेस सीखने का, और इसीलिए हम लोग एक्सेल पर काम। क्लियर है? एक्सेल को बैकएंड की तरफ से नहीं यूज करते, वो फैसिलिटी नहीं दिया है। फैसिलिटी अगर देता तो हम यूज करते, है ना। एक्सेस दिया है, क्या दिया है, एमएस एक्सेस दिया है। तो एक्सेस दिया है तो फैसिलिटी की तरह यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो पर्पस आपने समझ लिया, क्या पर्पस है डेटाबेस बनाने का और किस लिए हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेल नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ओरेकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखते होंगे जैसे कोई भी चीज का, कहीं पर भी डेटाबेस का कहां कहां यूज हो सकता है, बताइए कहां कहां यूज हो सकता है डेटाबेस का। हर जगह में नाम बताइए। कॉलेज में डेटाबेस बन सकता है, हॉस्पिटल में बन सकता है, बैंक का डेटाबेस होता है ना। आप जो भी ऑनलाइन करते हैं सारा डिटेल्स आपके उसके सर्वर पर एज ए टेबुलर फॉर्मेट में रखा हुआ है। ठीक है ना, उसमें आपका, हाँ, सारे जगह आपका डेटाबेस का यूज हो सकता है, किसी ऐसा जगह नहीं। यानी कि समझ सकते हैं कि डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है, और कोई भी सॉफ्टवेयर बिना डेटाबेस का बनेगा, है ना, सब में उसमें जरूरत होगा। मेडिकल शॉप में आप चले जाएं, मेडिकल शॉप में भी उसका जरूरत होगा, सारा दवाई का सीरियल नंबर, है ना, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद लॉट नंबर, तो कहीं पर भी आपका डेटाबेस होना। क्लियर है? प्रोडक्शन हाउस में, फैक्ट्रीज में, हर जगह बिना डेटाबेस का काम नहीं। क्लियर है? तो ये चीज है आपका डेटाबेस है। समझ गए? तो यहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर करता रहूंगा, जैसे जैसे होगा पीडीएफ भी शेयर करते रहेंगे, बताते जाएंगे। और दूसरा, बातचीत मत कीजिएगा पीछे, दूसरा क्या चीज है कि आपको क्या करना है कि जैसे ये तो चीजें अब चलेंगी पढ़ाई, आपको क्या करना है कि सिर्फ ये नहीं करना है कि हम ही पढ़ाएं, हम ही यहाँ पर आए और हम ही पढ़ाएं, और फिर दूसरा दिन भी हम ही पढ़ाएं, तीसरा दिन भी हम ही पढ़ाएं, और आपको सिर्फ क्या करना है, आके भाषण सुनना है। तो ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जो चीज हम पढ़ाएं उस चीज को घर पे जाके आपको क्या करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। रिवाइज आप, हम नोट्स भी शेयर करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या शेयर करेंगे, उसके साथ साथ आपको और भी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट, ये जाके आप नेट से कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या है कि इसमें दो पार्ट है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, दोनों पार्ट, थ्योरी भी है और क्या है, प्रैक्टिकल भी है। तो पहले हम थ्योरी, आधा आधा पार्ट है एकदम, पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, है ना। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होता है कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पार्ट, उसके बाद थ्योरी खत्म करेंगे ही तभी हम क्या चलेंगे, प्रैक्टिकल में चलेंगे। और प्रैक्टिकल इसका एकदम से आसान है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते होंगे ना, उससे क्या है एकदम इसे आसान है, बट पढ़ेंगे तभी आसान है।
नहीं पढ़ेंगे तो सब चीज टफ हो जाता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करेंगे। क्लियर है, समझ गए? तो ये नोट्स हम शेयर करेंगे। अब इसमें आप देख लीजिए, ये आपको विजिबल है या इसको साइज हम बड़ा कर दें? थोड़ा सा हम इसको बड़ा तो नहीं कर रहे हैं, इसको हम जूम कर दे रहे हैं ना। अब दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, तो ये देखिए ये डिफिनीशन है, डेटा इज एन इंडिविजुअल फैक्ट एंड फिगर दैट कंटेन्स रॉ एंड अनप्रोसेस्ड मटेरियल which do not carry any specific meaning. Data is any type. डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्सुअल डेटा ही हो, है ना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारा आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में सिर्फ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ही होता है। टेक्सुअल इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं ना? किस तरह की इंफॉर्मेशन होगा टेक्सुअल? जो सिर्फ लिखते हैं वर्ड, उसमें ऑडियो भी होगा, उसमें वीडियो भी होगा। कभी कभी आप देखते हैं जब आप क्या करते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अपना इमेज भी स्टोर करते हैं, है ना, फोटो होता है ना, इमेज। ऑडियो वीडियो भी आप तो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ये होगा कि आप सपोज आप अपना लगता है कि आप राइट अबाउट योर सेल्फ, तो वहां पर आप राइट करेंगे। लेकिन कभी कभी फॉर्म ऑनलाइन ये भी होता है कि आप रिकॉर्ड करके अपने बारे में भेजिए, वो आप क्या भेज रहे हैं, वीडियो, या फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजना है, फेस नहीं देखो, क्या हो गया, ऑडियो। तो डेटाबेस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ही हो, उसमें हर तरह के इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट एंड फिल ऑनलाइन फॉर्म सच एज नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, इट्स ऑल आर डेटा। क्लियर है? अब क्या है, एक छोटा सा पॉइंट आता है जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो क्या आता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना होगा तो ये हम लोग कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डेटा विच इज आउटकम ऑफ एनी प्रोसेस डेटा। अब देखिए क्या होता है, जैसे डेटा को आप कहाँ इंस्टॉल फिट करते हैं, कंप्यूटर में, टाइप करके कंप्यूटर में फिट करते हैं ना कहीं तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, टाइप करके आप कंप्यूटर में फिट करते हैं। कंप्यूटर में फिट करने के बाद आपको क्या होता है कि वो प्रोसेस्ड होता है, इसलिए आप कंप्यूटर के फंडामेंटल पढ़ रहे होंगे, तो पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस देते हैं, फिर आउटपुट आता है। तो जैसे सपोज इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे भी जाए कि हम बोल दिए कि टुमारो विल बी क्लासेस सस्पेंडेड, ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि आउटकम ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन हो गया। सारे लोग पीछे समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, है ना, और उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आपका ये है, क्या है आपका, यू आर सक्सेसफुली फिल्ड अप ऑल डिटेल्स, और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, आपका यूजर नेम आ जाता है और पासवर्ड आ जाता है, तो वही आपके लिए क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। सक्सेसफुली भरने के बाद जो मैसेज हो गया वही क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अब आप डेटाबेस में देख लिए, व्हाट इज डेटाबेस आपको बता दिए हैं, ये सब आप डिफाइन कर लीजिएगा। ये सारा लिखा हुआ है, वही चीज जो हमने डिस्कस किया वो चीज आपका डेटाबेस वही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। डिक्शनरी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, डिक्शनरी एग्जाम्पल है ना। न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन, बट अगर डेटाबेस कहेंगे, डेटाबेस का एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर, नहीं, ये नहीं होता कि क्राइम का न्यूज एक साथ होगा, न्यूज़पेपर एग्जाम्पल नहीं होगा, बुक एग्जाम्पल नहीं होगा, बट डिक्शनरी एग्जाम्पल है, क्योंकि डिक्शनरी में एक फॉर्मेट होता है जिससे हम लोग इजिली मीनिंग को, इजिली वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी इज द एग्जाम्पल ऑफ, फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। क्लियर है? पहले भी तो डेटाबेस बनाते थे लाइन खींच खींच कर, डायरी में लाइन खींचते हैं ना रूलर, वो जमाना आप लोग नहीं देखे होंगे, पहले तो यही बनाया जाता था, डायरी पर लाइन खींचकर, ठीक है। अब व्हाट इज डेटाबेस, तो हमने देखिए क्या आपको याद भी करना है डेफिनेशन,
A database stands for DBMS stands for database management system, is a software package that allows creation, यानी क्या करना है, क्रिएट करना, definition and manipulation of database, यानी manipulation यानी चेंजिंग करना, allowing user to store करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना डेटा इजिली, यानी ये सब काम हम लोग किसके थ्रू करेंगे, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। क्लियर है? हाँ, एनालाइज करने का मतलब क्या होगा कि डेटाबेस है, अब सपोज हमको करना है कि किसी को सैलरी हमको इंक्रीज करना है, तो हम लोग डेटाबेस में देखेंगे कि किनका किनका सैलरी इंक्रीज करना है, तो पहले उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे कि किनका सैलरी 50,000 है, 50,000 वाला को थोड़ा सा कम बढ़ाना है, 40,000 वाला को थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है, 10% उन लोग को 5%। तो डेटाबेस से रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे तभी एनालाइज करेंगे। डोंट क्रॉस टॉकिंग, बाबू सुनो, हेलो, क्रॉस टॉकिंग नहीं करना है। अगर तुम 1 बजे तक थक चुके हो ना, तो हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक चुके हैं, समझ गया ना? ये बेवकूफी मत करना कि क्रॉस टॉक कर रहे हैं। जब तक हम क्लास में है मेरी बात होगी, क्रॉस टॉक करने की इजाजत नहीं है, समझ गए ना? या आप यहाँ पढ़ने आए हैं और सिंसियरली आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपको 24 घंटे में 5 घंटे ही टाइम दिया जा रहा है। आपको क्रॉस टॉक करना है तो यहाँ से क्लास खत्म होगा, आप निकल के कीजिए जो करना होगा। अभी क्लास खत्म नहीं किए क्या, अभी हम पढ़ाएं, अभी राइट नाउ इससे हम क्या डिस्कस किए, बस ऐसी फालतू बोल देना है कुछ भी, इस तरह से चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉक कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों टॉक कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में वही बातचीत होगा जो पूरे क्लास के लिए यूजफुल होगा। आप क्रॉस टॉक उससे नहीं कर सकते कि मेरा नोट्स छूट गया तो हम इधर जाने वाला, निकल के तुम कहाँ जाने वाला, इस तरह टॉक नहीं होगा। आपको बताना होगा कि हमने क्या किया, क्योंकि क्लास है ना, क्लास में अगर कोई दूसरे से बता रहे हैं तो क्लास के फायदे के लिए बात कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी हम क्लास में है, अभी उसको समझा रहे हैं, यहाँ होना चाहिए। कोई उधर झांक रहा है, कोई इधर झांक रहा है, हम इधर आके झांकने लगे, ऐसे झांकने आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? तो जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन है तो सिर्फ मेरी क्लास थोड़े है ये, सबका मिलकर क्लास बनाया ना, तो सबको सपोर्ट करना पड़ेगा ना आपको। क्लियर है? तो ये चीज को ध्यान दीजिए, है ना? जो चीज पढ़ा रहे हैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना? हर क्लास और हर क्लास का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कोई एक क्लास और कोई एक क्लास का टाइमिंग आपके नॉलेज को डिक्रीज नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जो नॉलेज था वो भी छीन गया, ऐसा कोई क्लास में होता है? भले 10% नहीं हो कि 1% ही हो, लेकिन ऐड ही होगा, तो ये चीज जरूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं हो, लास्ट में ये होता है, थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि अगला क्लास होगा।